तो डियर स्टूडेंट, अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। और राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले क्लास में 1919 तक के एक्ट को पढ़ा दिया गया था। अब अगला जो एक्ट है, अगला जो कमीशन बन के आते हैं हमारे लिए, वो है साइमन कमीशन। वो कौन सा चैप्टर है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये निर्माण कब हुआ? ये निर्माण, तो साइमन कमीशन का निर्माण हुआ 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का निर्माण कब? 1927 ईस्वी में। ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसका मुख्य साइमन थे, साइमन। और उसके बाद ये भारत कब आए? तो 1928 ईस्वी में। भारत में ये नियम या ये अधिनियम या ये कमीशन कब आए? तो 1928 ईस्वी में। भारत में कब आए? 1928 ईस्वी में, जिसमें कि लाला लाजपत राय ने इनके विरोध किए और कई महापुरुषों ने विरोध किए, लेकिन लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज के तहत उनकी हत्या कर दिया गया। अर्थात उनकी हत्या कर दिया गया। किनका? लाला लाजपत राय को। ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। कब निर्माण हुआ? तो 1927 ईस्वी में। ये टोटल 7 सदस्यों का था, और जिसमें विरोध करने का मुख्य कारण यही था कि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य विदेशी ही था। मतलब भारत का कोई भी एक भी सदस्य नहीं था। जब भारत का एक भी सदस्य नहीं था तो जिसके कारण से इस कमीशन का विरोध किया। और जब भारत ये कमीशन आया तो यहाँ के महापुरुषों ने इनके विरोध किया और विरोध में एक नारा लगाए, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, यानी साइमन अपना नियम लाए थे तो उन्हीं को बोला गया गो बैक। साइमन गो बैक, साइमन को बोले जा रहे हैं कि गो बैक। मतलब भारतीयों को कहना था कि हमको ऐसा कोई नियम नहीं चाहिए जिसमें टोटल सदस्य भारत टोटल सदस्य ब्रिटेन का ही हो या अदर देश का हो, अपना देश का कोई ना हो, भारत का एक भी सदस्य नहीं हो। तो जिसके कारण से इस कमीशन का विरोध किया और विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के तहत उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर अगले कमीशन के रूप में आते हैं 1935 एक्ट। 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट में क्या होता है उसके बारे में हम सब अभी समझते हैं। तो बोला गया स्वार्थिक संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डाला गया है 1935 का एक्ट है, 1935 का। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि इस एक्ट को छोटा सा संविधान भी कहा जाता है, नहीं छोटा संविधान कहा जाता है। इसमें प्रांत को द्वैध शासन, यानी प्रांत में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त किया। द्वैध शासन को समाप्त किया। प्रांत में जो द्वैध शासन था, सबसे पहला इनका काम क्या हुआ? द्वैध शासन की समाप्ति। और शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 का एक्ट के तहत। 1919 के एक्ट के तहत द्वैध शासन शुरुआत हुआ था प्रांतों में और उसे समाप्त किया गया, उसे समाप्त किया। और प्रांतीय स्वायत्त, यानी प्रांतीय स्वायत्त की प्राप्ति हुआ। मतलब हर एक प्रांत अपने अनुसार कुछ स्वतंत्र रहने का, अपने अनुसार जीने का, मतलब स्वतंत्र किया जाने लगा। और केंद्र द्वैध शासन शुरुआत हुआ, यानी केंद्र में अब द्वैध शासन शुरुआत हुआ। केंद्र में यानी एक केंद्र हो गया, एक राज्यसभा, एक लोकसभा के रूप में, मतलब 2 पार्ट में बंटना शुरू हुआ। और अवशिष्ट शक्तियाँ जितना भी थी, मतलब इसके अलावा शक्ति की बंटवारा किए जाने लगे। तो वो ज़्यादातर शक्तियाँ किनको मिला? तो केंद्र को मिला। यानी कोई भी कार्य करने का सबसे ज़्यादा शक्ति किनको रहेगा? केंद्र को रहेगा। और इस एक्ट को प्रस्तावना विहीन एक्ट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा एक्ट था 1935 का एक्ट, इसको बोला गया प्रस्तावना विहित एक्ट। क्या बोला गया? प्रस्तावना विहीन एक्ट। और इसके बाद अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण हुआ। जो अभी तक नहीं हुआ था वो अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण हुआ। और इसके अलावा फेडरल कोर्ट की स्थापना। आगे देखते हैं। फेडरल कोर्ट की स्थापना। फेडरल कोर्ट की स्थापना होता है
कब होता है? 1937 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुआ। फेडरल कोर्ट की चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुआ। और फेडरल कोर्ट की स्थापना हुआ जिसमें चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर मोरेस गवेर यानी सर मोरेस गवेर इनके प्रथम जस्टिस बने। और 2 भारतीय जस्टिस भी रहे, 2 भारतीय जस्टिस रहे, एक जैकब और दूसरा सुल्तान। 2 भारतीय के रूप में एक जैकब और दूसरा जो थे सुल्तान। एक जैकब और दूसरा सुल्तान, जैकब और सुल्तान, इनके 2 भारतीय चीफ जस्टिस बने। और इसी एक्ट के अंतर्गत, कौन से? 1835 का एक्ट यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसी एक्ट के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना देखते हैं। आरबीआई की स्थापना की चर्चा कब किया जा रहा है? यही 1935 के एक्ट के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना किसकी होती है? आरबीआई की स्थापना होती है। और जब आरबीआई की स्थापना होती है तो ये किसके सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे। या आरबीआई की जो स्थापना हुआ वह यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किसका निर्माण हुआ? तो आरबीआई की स्थापना हुआ। किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की स्थापना होती है। और ये यानी यंग हिल्टन आयोग बना। और यंग हिल्टन आयोग और सिफारिश जो किया जा रहा था वह शाही आयोग के द्वारा की सिफारिश से यंग हिल्टन आयोग बनाया गया। और यंग हिल्टन आयोग के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1901 क्या बोला गया? यंग यानी आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किसकी स्थापना होती? आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। जिनका फर्स्ट गवर्नर, इनका फर्स्ट जो गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर यानी आरबीआई की स्थापना होती। और आरबीआई की स्थापना होने के बाद सबसे पहला गवर्नर के रूप में सर ओसबर्न स्मिथ के तहत इस कानून यानी इस आरबीआई की स्थापना हुआ। किसके यानी कौन से आयोग के तहत हुआ? तो आयोग का नाम था शाही आयोग। सिफारिश किया गया किसके द्वारा? शाही आयोग के सिफारिश पे बनाया गया। और शाही आयोग की सिफारिश पे जब बनाया गया तो इसमें आरबीआई की स्थापना किया गया। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के तहत किया गया। और यंग हिल्टन आयोग के तहत किया गया। अगला फिर देखते हैं। इस प्रकार से अब आगे सूचियां के बारे में पढ़ते हैं। ये हम सब देख चुके हैं। अब अगले देखते हैं सूचियां। अगले जो टॉपिक है सूचियां के बारे में पढ़ते हैं। और अभी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं यानी राज्य व्यवस्था राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इतिहास पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, लेकिन राज्य व्यवस्था में सिर्फ चर्चा किया जा रहा है कि संविधान की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ। बस उसी की चर्चा के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, मतलब इतना बैकग्राउंड लिया जा रहा है कि शुरुआती किस तरीक़ा से कौन कौन से नियम कानून आते गए और उसी के तहत हमारा संविधान धीरे धीरे एक मोड़ पर खड़ा हुए और हमारा संविधान बन के निर्माण हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं सूचियाँ। संविधान में जो सूचियाँ हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान की सूचियाँ जो है वह
3 सूची में बांटा गया है। कितने सूची में बांटा गया? 3 सूची में। संविधान की सूचियां को 3 सूची में बांटा गया, 3 सूची में बांटा गया। एक को बोला गया संघ सूची, पहला क्या बोला गया? संघ सूची। दूसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और तीसरा प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची। यानी सूचियां को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। संघ सूची में 59 विषय की चर्चा किया गया। संघ सूची में कितने विषय की चर्चा किया गया? यानी 59 विषय की चर्चा किया गया। संघ सूची में कितने विषय की चर्चा किया गया? 59। समवर्ती में 36 विषय, समवर्ती में कितना? 36 विषय पर चर्चा किया गया। समवर्ती सूची में 36 विषय पर। और प्रांतीय सूची में टोटल 54 विषय पर चर्चा किया गया। कितने विषय पर? 54 विषय पर चर्चा किया गया, 54 विषय पर चर्चा किया गया। और ये संघ सूची अर्थात केंद्र का सूची या राष्ट्रीय महत्व जो भी होगा, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, इसके अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय महत्व होगा उसका देखरेख का काम किसका रहेगा? संघ सूची में रखा गया। उसको रखा गया किसमें? संघ सूची। यानी केंद्र का काम है कि कोई भी इमारत हो, कोई भी पुरानी हमारे लिए जो भी वस्तुएं हो तो सही ना, किनका काम है? संघ का। यानी सभी कार्य संघ सूची को दिया गया, यानी केंद्र को दिया गया। और प्रांतीय सूची में बोला गया स्थानीय यानी स्थानीय महत्व को बताया गया। स्थानीय महत्व, स्थानीय महत्व यानी संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के बारे में चर्चा किया गया। संघ सूची में किसका चर्चा किया गया? राष्ट्रीय सूची को। और समवर्ती सूची में दोनों का मिला हुआ, मतलब वैसा कोई काम जो संघ भी कर सकते हैं और प्रांत भी कर सकते हैं, तो वैसा विषय टोटल कितना रखा गया? 36 को। तो इससे यही पता चल रहा है कि संघ सूची जो है वह टोटल कितना है? 59 को। संघ सूची कितना है? 59 को। यानी केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया, केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया, जबकि प्रांत को 54 यानी प्रांत को कम दिया गया। जबकि दोनों मिलकर जो कार्य करेगा टोटल कितने विषय पर कार्य करेगा? तो टोटल 36 विषय पर कार्य करेगा। टोटल कितने विषय पर कार्य करेगा? 36 विषय पर। और इसी के तहत अब बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में। यानी बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 ईस्वी में बर्मा को, जिसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार, म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से भारतीय परिषद की कहानी जो होती है, भारतीय परिषद जो चलते आ रहे थे वो समाप्त होते हैं, वो समाप्त होते हैं। और इसी प्रकार से जिसमें ये सभी जो भी हम पढ़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ऐसे कहा है कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, लेकिन इंजन नहीं है। किनके द्वारा बोला गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। अब कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। तो हम सब अभी बस हमारे एग्ज़ाम के लेवल से जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी की चर्चा किया जा रहा है। हमारे एग्ज़ाम में जो आएगा बस उसी का चर्चा किया जा रहा है। एक्स्ट्रा वैसा कुछ नहीं है जो कि सिर्फ बकवास के लिए याद करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है बस वे भी आई, मतलब ये है कि आने वाला ही क्वेश्चन की चर्चा किया जा रहा है। और अभी हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था में सिर्फ अभी बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि कौन सा कानून कैसे आया, कब आया और कैसे कैसे संविधान का निर्माण होते गया। अब कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबसे पहले, विभागीय प्रणाली एक्ट कब शुरू किया गया? अगर जो जानकारी है तो बताइएगा कमेंट में। विभागीय प्रणाली कब शुरू हुआ? विभागीय प्रणाली कब या कौन से एक्ट के तहत शुरू हुआ, यही समझ